All right, namaste to all of you, and I welcome you in the Swami Vivekananda Institute. टॉपिक इज रिसर्च मेथोडोलॉजी एज यू ऑल नो, बट आज के टॉपिक में, आज के जो PYQ में जो भी हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश 20 क्वेश्चन की है, बट वो सारे आपके पूरे रिसर्च मेथोडोलॉजी के पोर्शन से लेती हुई क्वेश्चन आ रही है. सो कोशिश कीजिएगा कि आप इस क्वेश्चन को बना करके चेक कीजिएगा कितने आंसर सही आए, कितने गलत हैं, ताकि आपको पता चले कि आपकी पूरी जो टॉपिक है वो थोड़ा कितना रिवाइज होगी है. सो today's research methodology question cover all and every dimension of the research methodology. So let's begin it. और मैं आपसे कहूंगी कि आप भी अपने कॉपीज ये सब खोल के बैठिए ताकि आपको भी रियलाइज हो कि आपने अभी तक रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या सीखा और अभी आपकी कॉन्सेप्ट्स कितना बननी बाकी है. सो लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन. हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. जो पहला क्वेश्चन होगा वो 117 क्वेश्चन से होगा. मुझे पता है मैं कुछ क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ, बट आज की क्वेश्चन मुझे ये इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको सिर्फ वो क्वेश्चन दूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट है. और यकीन मानिए ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और जो फ्यूचर का एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं. सो हम बिगिन करने वाले हैं इस क्वेश्चन से. सो प्लीज अटेम्प्ट इट थॉरली, क्योंकि ये होने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन, विच इज कंसिडरेबल स्कोप फॉर वायलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स. देखिए, इस एथिक्स का क्वेश्चन बार बार आता है और उससे रिलेटेड आपको हर चीज आपको पता होना चाहिए. कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कॉमन सेंसिकल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, चाहे आप ICT के क्वेश्चन देख लो, चाहे आप एथिक्स के क्वेश्चन उठा के देख लो, ज्यादातर क्वेश्चन ये रहते हैं दैट आर कॉमन सेंसिकल बेस्ड. इसका मतलब ये नहीं है कि आप एथिक्स के बारे में जानो इंटीग्रिटी ये सब क्या होती है ये सब भी आपको पता होना चाहिए. प्लाजरिज्म क्या होता है, फैब्रिकेशन क्या होता है, फॉल्सिफिकेशन क्या होता है, बट most of the question is based upon the conceptual understanding. So let's see this question. कह रहा है which of the following is considerable scope for violation of research ethics. यानी कि इनमें से कौन नैतिकता का उल्लंघन की, किस स्टेप में नैतिकता की उल्लंघन की काफी गुंजाइश होती है. देखिए यहाँ पे जो दो क्वेश्चन को मिलाकर के आपसे पूछा है, आपसे स्टेप्स ऑफ रिसर्च से भी क्वेश्चन पूछा है, ये सारे स्टेप दे रखे हैं, प्लस एथिक्स इन रिसर्च, ये दोनों टॉपिक का आपको कहीं ना कहीं ओवरलैप देखने को मिलेगा. फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, यानी कि प्रॉब्लम्स की, समस्या का निरूपण करने में, रिसर्च क्वेश्चन बनाने में, प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन में, उसको फॉर्मुलेट करने में, डाटा इंटरप्रिटेशन करने में, हाइपोथेसिस मेकिंग में यानी कि परिकल्पना के निर्माण में, रिपोर्टिंग और रिसर्च रिजल्ट यानी कि जब आप रिसर्च रिजल्ट को रिपोर्ट करते हो लास्ट स्टेज में, या फिर कह रहा है यूजिंग रिसर्च टूल प्रिपेयर्ड बाय अदर, यानी कि दूसरे के द्वारा जो टूल्स बना है उसको प्रिपेयर करके आप यूज कर रहे हो, यानी कि दूसरों ने पहले अपना ये बना दिया है, टूल्स बना दिया और उसका आप टूल्स यूज कर रहे हो. तो इसमें से किसमें चांसेस है कि आप रिसर्च एथिक्स का यानी नैतिकता का वायलेशन कर रहे हो. और आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, और याद रहे जब भी इस तरह के ऑप्शन आते हैं सो प्लीज यूज एलिमिनेशन ही आपको यूज करना है. आपको देखना है कौन नहीं है, फिर उसके बाद आपको अपना राइट आंसर अपने आप मिल जाएगा. सो लेट्स अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आपके ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है. ये क्वेश्चन आपके नेट और JRF के एग्जाम में आया है. किस ईयर? 2020 ईयर में. So all question is going to be the most relevant one. So just try to attempt this question. पहला क्वेश्चन कि ethics किस स्टेप्स में आप ethics का उल्लंघन कर सकते हो, आपको बताना है. देखिए जब आप किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा चांसेस हो सकता है कि आप रिसर्च एथिक्स का वायलेट करो. ठीक है, रिसर्च एथिक्स आप किसमें सबसे ज्यादा वायलेट कर सकते हो, इसके
आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, लेट्स सी दिस, देखते हैं इसके उत्तर। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं ना रिसर्च एथिक्स की, तो यहाँ पे आपको एक चीज आपको पता होना चाहिए, हमने बात किया था रिसर्च एथिक्स में आपको इंटीग्रिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है डेटा के बीच में। ठीक है, जो डेटा आपने लिखा प्लस में जो डेटा आपको मिला और जो चीज आपने रिसर्च में लिखी यानी कि रिपोर्टिंग के दौरान जो भी आपने दूसरों को बताया उसके बीच में इंटीग्रिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो चीज आपने फाइंड किया उसे हूबहू बताना है, उसमें कुछ मिलावट नहीं करना। यानी कि मैंने आपको बताया था फैब्रिकेशन ऑफ डेटा इज नॉट अलाउड। ठीक है, आप झूठ मूठ का डेटा आपको कुछ और मिला और आप कुछ और बता के लिख रहे हो। फॉल्सिफिकेशन यानी कि जो डेटा आप मिला उसमें थोड़ा सा मिलावट करके लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। और यहाँ पे जो एक बात हमने किया था वो था प्लेजरिज्म, यानी कि आप किसी की वस्तु किसी के द्वारा इन्वेंट की हुई चीजें अगर आप बिना क्रेडिट दिए यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ एथिक्स। और हम इन्हीं चीजों के तहत इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जहां पे हम नैतिकता का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप दूसरे के टूल्स का यूज करते हो, दैट इज द चांसेस ये आप उसमें एथिक्स का वायलेशन करो, बिना उसके परमिशन का आप यूज करोगे, देयर इज अ चांस कि आप रिसर्च एथिक्स का उल्लंघन करो। प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने में क्या एथिक्स का वायलेशन हो सकता है? आप किसी समस्या को देख करके उसके आधार पे आप प्रॉब्लम्स क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन बना रहे हो, सो देयर इज अ लेस चांस कि आप उल्लंघन करो रिसर्च एथिक्स का। तो आपका ए नहीं होगा, ए को एलिमिनेट कीजिए। ठीक है, हाइपोथेसिस मेकिंग और उसके आधार पे आप ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस सेट कर रहे हो, यहाँ पे भी कोई वायलेशन नहीं होगा, यानी कि सी को भी आप एलिमिनेट कीजिए। सी एलिमिनेट किया, सी एलिमिनेट किया, बचा आपका ऑप्शन बी डी ई। अब ये कैसे है? डाटा को इंटरप्रेट करना, मैंने हम बताया था कि आप क्या कर रहे हो, फैब्रिकेट कर रहे हो, यानी जो डेटा आपको मिला है उसमें कुछ मिलावट करके आप डेटा को रख रहे हैं, फैब्रिकेट कर रहे हो, यानी कि यहाँ पे देयर इज अ चांसेस ऑफ फैब्रिकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करो, रिपोर्टिंग द रिसर्च रिजल्ट, यानी कि जो चीजें फॉल्सिफिकेशन, गलत चीज आप यहाँ पे लिख रहे हो, तो ये इसके फैब्रिकेशन फिर उसके बाद फॉल्सिफिकेशन के तहत आ जाएगा कि आपको जो मिला उसके आधार पे आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, रिपोर्ट कुछ और कर रहे हो, और फिर यहाँ पे किसी दूसरे के टूल्स के द्वारा यूज कर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं प्लेजरिज्म। तो एफएफपी इज द डोमेन जहां पे चांसेस होते हैं कि आप रिसर्च एथिक्स को वायलेट करो, यानी कि आपका ऑप्शन बी डी ई इज द करेक्ट वन। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिसर्च एथिक्स, ज्यादातर आजकल रिसर्च एथिक के क्वेश्चन इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आपके टॉपिक में ही है कि इट्स नॉट जस्ट अ मेथड, इट्स एप्टीट्यूड, और रिसर्च एथिक्स के क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन आते हैं। सो प्लीज मेक इट क्लियर कि जब भी हम रिसर्च एथिक्स की बात करेंगे तो फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन और प्लेजरिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे हमें कंसीडर करना चाहिए ताकि हम वायलेशन रिस्क, किसी के एथिक्स के वायलेशन से बच सके। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं थोड़ा स्पीड में लेके जाऊंगी आपको क्योंकि मुझे आज की क्लास में 20 क्वेश्चन करने हैं, चाहे किसी भी हाल में। सो आप भी थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाइए, मैं कोशिश करूंगी थोड़ा कम एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मैं जब एक्सप्लेन करती हूँ ना तो फिर मैं डिटेल में चली जाती हूँ, और बड़ी दुख की बात है कि एक क्वेश्चन को मैंने 8 मिनट में एक्सप्लेन किया, सो इट्स माई फॉल्ट, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू कवर इट टू फास्ट। सो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेजरिज्म चेकिंग वेबसाइट। ठीक है, इनमें से कौन जो है, किस वेबसाइट का यूज हम प्लेजरिज्म चेक करने के लिए यूज करते हैं? देखिए ये चीजें बार बार आपसे पूछी जाती है, और हो सकता है मैंने आपको एक दो वेबसाइट का नाम बताया हो, क्लास में बताया होगा, मैंने अभी यूट्यूब पे नहीं बताया है, बट मैं कोशिश करूंगी फटाफट इसको कवर करने के लिए। तो ये आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, सो मैं चाहती हूँ कि आप इन सब वेबसाइट के बारे में जानो। और जब भी हम बात करते हैं प्लेजरिज्म के बारे में, प्लेजरिज्म चेकिंग, तो प्लेजरिज्म हैज बीन being formulated as a law through the बर्न कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन के दौरान इस प्लेजरिज्म की पूरी जो लॉ होती है इनको गठित किया गया कि अगर आप इस तरीके से कानून तोड़ोगे तो आपको इतना जेल हो सकता है या फिर इतनी पेनल्टी हो सकती है। ये सब प्लेजरिज्म चेकिंग के दौरान बर्न कन्वेंशन द्वारा लागू हुआ। अब ये कौन कौन सी चीजें वेबसाइट होती हैं जो कि आपके प्लेजरिज्म को चेक करती है? टर्न इट इन,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको हम यूज करते हैं, जो कि सारे ऑफिशियल जितने भी आप IITs NITs के पास जाओगे या फिर जो टॉप इंस्टीट्यूट होती है वो Turnitin रखती है। और ये मत सोचिए कि अगर आप ChatGPT का यूज कर रहे हैं या फिर AI का यूज कर रहे हैं, दैट विल नॉट डिटेक्टेड। यहाँ तक कि AI बेस्ड प्लेजरिज्म को भी ये क्या कर लेती है, डिडक्ट कर लेती है। सो देयर इज अ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप बच सकते हो। फिर उसके बाद रिसर्च गेट क्या है? दिस इज द जर्नल वेबसाइट जहां पे आप जाकर के कोई पेपर सबमिट करते हो। इट इज नॉट अ प्लेजरिज्म चेकर। एडिटोरियल इज वेयर ऑफ कोर्स इट्स आल्सो अ जर्नल जो कि क्या करती है, आपके आर्टिकल्स को पब्लिश करती है, साइंटिफिक जर्नल। ग्रामरली क्या है? एक टूल है जहां पे आप जाकर के ग्रामर के मिस्टेक जितने भी वर्ड थी, बट यहाँ पे प्लेजरिज्म चेकिंग का भी ऑप्शन रहता है, बट वो उतना ऑथेंटिक नहीं होता है जितना कि टर्निटिन होता है। तो ग्रामरली को भी आप कह सकते हो, बट टर्निटिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट इसके साथ साथ एक और चीज जो आप जानोगे प्लेजरिज्म चेकर, प्लीज नोट इट डाउन क्योंकि ये बार बार हो सकता है आपसे पूछा जाए। प्लेजरिज्म चेकर, ठीक है, टर्न इट इन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई ऑथेंटिकेट, ये भी एक बहुत ही अच्छा टूल्स है जिससे आप प्लेजरिज्म को चेक कर सकते हो। और कुंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको एग्जाम में आ सकता है पूछने के लिए। उरकुंड हो गया। फिर डुबली चेकर, डुबली चेकर, ये भी क्या करता है, आपकी प्लेजरिज्म को चेक करता है। तो आई ऑथेंटिकेट, डुबली चेकर, टर्न इट इन, उरकुंड, और आपका एक ग्रामरली भी लिख दीजिए। ग्रामरली भी कुछ हद तक क्या करता है, चेक करता है। तो आए दिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बट हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको नया मिले, बट अगर आप इन चीजों को याद रख लोगे यू कैन इजिली एलिमिनेट इट। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्लेजरिज्म को चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एथिकल नॉर्म इन रिसर्च डू नॉट हैव गाइडलाइन फॉर, यानी कि जब हम अनुसंधान में नैतिक मानदंड का, तो इनमें से कौन से निर्देशानुसार उसमें मानक नहीं होते हैं। कॉपीराइट से रिलेटेड उसमें गाइडलाइंस होने चाहिए। पेटेंट, पेटेंट यानी कि अगर मान लीजिए कोई आप डिस्कवरी कर रहे हो या फिर कुछ नया चीज आप खोज कर रहे हो, तो उसके नाम पे फॉर एग्जांपल आपने वैक्सीन का नया खोज किया और उसके आधार पे आप पेटेंट करा देते हो, तो आपको जब वो वैक्सीन दूसरा यूज करेगा तो आपको रॉयल्टी मिलती है। तो ये इसके भी दिशा निर्देश क्या इसमें दिए हुए हैं। डेटा शेयरिंग, अगर मान लीजिए कि आप किसी चीज का डेटा शेयर कर रहे हो तो आपको एक नॉर्म्स रूल्स को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए किसी का वीडियो में शेयर कर रही हूँ तो देयर शुड बी सम नॉर्म्स, देयर शुड बी सम रूल जिसको हम क्रेडिट देते हैं। और फिर कह रहा है थीसिस के फॉर्मेट, तो कह रहा है विच इनमें से कौन इथिकल्स नॉर्म के फॉर्मेट के तहत नहीं आता है, और आपके ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे यूजीसी नेट के अपीयर्ड क्वेश्चन है एंड दैट्स व्हाई आई ब्रिंग दिस क्वेश्चन। चलिए अब फटाफट हम इसको क्या करते हैं विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, क्योंकि आप भी प्लीज इसको अटेम्प्ट कीजिए, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी एग्जाम आ रहे हैं रिसर्च से रिलेटेड उसमें आपके सारे क्वेश्चन सही हो, ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ने का फायदा क्या जब क्वेश्चन ही ना सही हो, ठीक है। तो इसमें से आपके कौन से रिसर्च एथिक्स के गाइडलाइन के तहत आते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं ना कॉपीराइट, यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी ने किसी का फोटो है जो कि कॉपीराइट उसने लगा दिया और आप उससे बिना पूछे यूज कर रहे हो, दैट इज द अनएथिकल वे, तो ये आता है। पेटेंट, यानी कि अगर मान लीजिए किसी का पेटेंट है और आप उसको बिना उसके गाइडलाइन के फॉलो किए आप यूज कर रहे हो, देयर इज द चांसेस यू विल बी गेट पेनल्टी। डेटा शेयरिंग, देयर इज सम एथिकल गाइडलाइन सो दैट यू कैन फॉलो, फिर उसके बाद आप बच सकते हो। बट जब हम बात करते हैं थीसिस के फॉर्मेट की, आप सबको थीसिस लिखना है जब आप पीएचडी में जाओगे, और जरूरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट का अलग अलग फॉर्मेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स लोगों का अलग फॉर्मेट होता है, साइंस लोगों का, साइंस वाले बच्चों का अलग फॉर्मेट होता है, ह्यूमैनिटीज का अलग फॉर्मेट होता है। तो एक देयर इज अ नो स्ट्रक्चर जिसको हम फॉलो करते हैं, और ऐसा गाइडलाइन जो इथिक्स सेट करते हैं बर्न कन्वेंशन के दौरान, उनको भी पता है कि जरूरी नहीं है कि देयर शुड बी अ यूनिवर्सल टेम्पलेट। सो इस वजह से कोई फॉर्मेट नहीं है, तो आपका थीसिस फॉर्मेट इसके डोमेन में नहीं आता है, ये अलग चीज है जो कि आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, आपके मेथड, आपके थियरी, आपके सब्जेक्ट के आधार पे। सो योर राइट आंसर विल बी डी, इसके अंदर रिसर्च के कोई गाइडलाइन नहीं आते, एथिकल गाइडलाइन नहीं आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है रिसर्च एथिक्स क्या नहीं इंक्लूड करता है। ऑनेस्टी,
सब्जेक्टिविटी यानी कि ईमानदारी, सब्जेक्टिविटी का मतलब ईमानदारी नहीं होता है, यानी कि आप समझ सकते हो सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, अलग अलग सोच। एक तो होता है एक होता है व्यक्तिपरक, ठीक है, आई थिंक एक होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यानी कि आप फैक्ट्स के आधार पे, वस्तुनिष्ठ आई थिंक, और आई थिंक व्यक्तिपरक, हर व्यक्ति की अलग अलग विचार होते हैं, उसी को कहते हैं सब्जेक्टिव। इसका एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं पता, एक बार चेक कर लेना आप लोग। इंटेग्रिटी यानी कि हम बात करते हैं, अच्छा, विषय परक, वस्तुनिष्ठता, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, ये चार आपके ऑप्शन दे रखे हैं। हिंदी वाले बच्चे, आई एम सॉरी फॉर दैट वन, बट प्लीज हैव अ कंक्रीट आइडिया अबाउट दिस। ये सब चीजें आई थिंक आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, सब्जेक्टिविटी क्या होता है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता, इंटीग्रिटी मतलब विषय परकता, सब्जेक्टिविटी मतलब यहाँ पे आप वस्तुनिष्ठता कर लीजिए, बाकी सब ठीक है, या फिर एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है, और जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। कि हम बात करते हैं रिसर्च एथिक्स, तो इसमें क्या नहीं आता है। देखिए, जब हम एथिक्स की बात करते हैं ना, एथिक्स इज द समथिंग दैट इज बेस्ड अपॉन योर वैल्यू, जो कि आपके वैल्यू पर आधारित होती है, ठीक है। तो जब भी हम वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे हर किसी की वैल्यू अलग अलग होती है। जब भी हम एथिक्स की बात करते हैं तो इट इज अ लीगल थिंग, और लीगल थिंग को हम कोशिश करते हैं कि इसको ऑब्जेक्टिव रखें, ताकि उस आधार पे हम क्या कर सके, एक यूनिवर्सल गाइडलाइन बना सके, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने अगर उस गाइडलाइन को तोड़ा तो आपको उसके आधार पे क्या मिलती है, देयर इज अ पेनल्टी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्टिव हो गया, तो हर कोई अपने हिसाब से जस्टिफाई करेगा कि मैंने ये क्यों किया, मैंने ये वायलेशन क्यों किया, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी रीजन होते हैं। इसे हम कभी भी सब्जेक्टिव नहीं रखते बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट जस्टिफिकेशन। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी लॉ हो, जो भी लीगल लॉ हो, आप कानून भी देखते हो ना, दैट आर ट्राई टू बी एक्सप्लेन इन अ ऑब्जेक्टिव वे, ताकि हर कोई एक यूनिवर्सल टेम्पलेट को फॉलो करे। तो जब भी हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कि जब भी हम बात करते हैं एथिक्स की, तो उसमें कुछ चीजें होना चाहिए जो हम इंक्लूड करते हैं, जैसे देयर शुड बी ऑनेस्टी, देयर शुड बी इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप फाइंड कर रहे हो, जो भी आप रिपोर्ट कर रहे हो, देयर शुड बी इंटीग्रिटी, यानी कि उसमें विषय परकता होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही आप देखोगे यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। ये सब चीजें आना चाहिए कि जब भी हम एथिक्स की बात करते हैं, लीगैलिटी होनी चाहिए, कि एक कानून होना चाहिए, एक यूनिवर्सल टेम्पलेट होना चाहिए। अगर वो सब्जेक्टिव होगा सो देयर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग इट इनटू अ प्रैक्टिस, ठीक है। तो सब्जेक्टिविटी इसमें आपको नहीं मिलता है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 121, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। कि जब भी हम एजुकेशनल रिसर्च, ये स्टेप्स ऑफ रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, इसके क्रमानुसार कुछ इस तरीके से, और आपको बताना है इसमें से पहला कौन है, लास्ट कौन है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, प्लीज आइडेंटिफाई द फर्स्ट वन और लास्ट वन, और उसके आधार पे आप 50-50 ऑप्शन में कीजिए, और फिर उसके बाद आप टैली कीजिए कि क्या मेरा जो ऑप्शन है वो सही जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आप एक एक करके ऐसे एलिमिनेट करोगे, इट विल बी गोइंग टू टेक टू मच टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहला ढूंढिए और लास्ट वाला ढूंढिए, फिर उसके बाद आप उसको टैली कीजिए। चलिए देखते हैं कि जब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च, तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में हम क्या करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड, हम प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब रोड पे जा रहे थे, आपने देखा कि भाई एजुकेशन सिस्टम बहुत ही खराब चल रहा है, ठीक है, आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, ठीक है, कि एजुकेशन सिस्टम क्या है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या है, व्हाट आर द डिमेरिट्स मेरिट्स, फिर उसके बाद आप डेफिनेशन की बात करते हो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू विल आइडेंटिफाई, और मैंने आपको बताया था लास्ट में क्या होता है, यू विल रिपोर्ट इट, ठीक है। आप उसको क्या करते हो, जो भी चीजें आपने फाइंड किया उसके आधार पर लास्ट में हमने देखा था कि रिपोर्टिंग होती है। तो पहला तो होगा आपका 3,
ठीक है, और लास्ट वाला क्या होगा 6। तो पहले आप देखिए 3 पहला आना चाहिए, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और लास्ट में 6, दोनों में 6 है। ठीक है, हमारा 50-50 काम हो गया। अब हम इन दोनों को देख करके आंसर ढूंढेंगे। इसमें 3-2 है, इसमें 3-2 है, यानी कि पहला ये होगा, फिर उसके बाद हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया। चलिए, एक होगा कि 4 पहले होगा, पहले हमें ये देखना है। फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस की कलेक्टिंग द डाटा। जब आप हाइपोथेसिस ही नहीं फॉर्म करोगे तो डेटा किस आधार पे? क्योंकि हाइपोथेसिस क्या करता है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्लियरली डिफाइन करता है, फैक्टर्स बताता है। तो आपने क्या करना है, पहले हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है, यानी कि आपका 1 पहले आएगा, फिर उसके आधार पे आप डेटा कलेक्ट करोगे, और फिर उसके बाद जब डेटा कलेक्ट हुआ उसके बाद आप एनालिसिस करोगे और अपने हाइपोथेसिस को वेरीफाई करोगे कि क्या मैंने जो हाइपोथेसिस मान के चला था कि एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है, क्या वो सच में डेटा रिवील कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि बस उसी एरिया में एजुकेशन सिस्टम खराब है, बाकी में सबका ठीक है, आपने डेटा इस तरीके से कलेक्ट किया। तो एक के आधार पे आप पूरे को जनरलाइज नहीं कर सकते। सो इस आधार पे आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे और लास्ट में एज इट इज रिपोर्ट करोगे, जो भी जैसे है वैसे रिपोर्ट करोगे। सो योर आंसर शुड बी बी। इस तरीके से आपको क्या करना है, फर्स्ट लास्ट को देख करके एलिमिनेशन यूज करने हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिलिमिटेशन इन रिसर्च रिपोर्ट रेफर टू। यानी कि जब भी हम बात करते हैं वर्ड डिलिमिटेशन की, यानी कि हम परिसीमन की बात करते हैं। डिलिमिटेशन इसका मतलब क्या है? डिलिमिटेशन मतलब सेटिंग लिमिट टू द प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्च, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसमें आप क्या करते हो, सीमा निर्धारित करते हो। लिमिटेशन ऑफ रिसर्च इन स्टडिंग द प्रॉब्लम, यानी कि जब आप अध्ययन कर रहे हो उस समस्या में ही आप क्या कर रहे हो, स्टडिंग, समस्या के अध्ययन करने में आप लिमिटेशन लगा रहे हो। डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हो। अल्टरनेटिव ऑफ द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि जो भी आप समस्या है उसके दायरे के विकल्प को ढूंढते हो। तो ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि वर्ड डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए डिलिमिटेशन, पहले आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए लिमिटेशन ऑफ द रिसर्चर इन स्टडिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि रिसर्च समस्या को अध्ययन करने में शोधकर्ता की सीमा, अगर मेरी ही सीमा में, रिसर्च का मतलब ही क्या है, यू विल गो बियॉन्ड योर स्कोप। ठीक है, आप अपने सीमा के विपरीत जाकर के आप चीजों को ढूंढते हो। तो यहाँ पे आपकी लिमिटेशन नहीं करनी है, आपको तो आजाद पंछी हो ना, आप उसमें कुछ नया ढूंढते हो, यू विल फाइंड समथिंग न्यू। तो बी आपका नहीं होगा। डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, ये तो सिंपल एक डिफिनेशन है। डिलिमिटेशन की बात करें यानी कि आपकी सीमा को डिफाइन किया जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अल्टरनेटिव इज नॉट अ गुड थिंग। आप विकल्प क्यों ढूंढ रहे हो, समस्या के दायरे का विकल्प, यहाँ पे तो आप स्कोप डिफाइन कर रहे हो। जब हम डिलिमिटेशन की बात करते हैं, सेटिंग लिमिट टू द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, डिलिमिटेशन इन द सेंस कि पहले आपने क्या देखा, एजुकेशन सिस्टम भाई खराब है। अब एजुकेशन सिस्टम में आप देखने चाह रहे हो कि मैं किसका एजुकेशन, मैं इंडिया की एजुकेशन सिस्टम देख रही हूँ। इंडिया में भी आपने क्या देखा, मुस्लिम वुमेन के एजुकेशन सिस्टम देखना चाह रहे हो, और मुस्लिम वुमेन के आधार पे आपने एक केस स्टडी लिया और उस पर्टिकुलर रीजन का आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने दिल्ली, पुरानी दिल्ली का केस स्टडी लिया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, और फिर उसके बाद आपने क्या किया, पूरा तो आप स्टडी नहीं कर सकते, आपने 2020 से लेकर के 2023 के एजुकेशन सिस्टम को डीलिमिट कर दिया। यानी कि आपने क्या किया, आपने सेटिंग द लिमिट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, यानी कि आपने कहां तक पढ़ना है उसी को हम कहते हैं डीलिमिटेशन। अपने टॉपिक को आप क्या कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो। ठीक है, परिसीमन। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफी रेफर्स इन द रिसर्च रिपोर्ट। जब हम बिब्लियोग्राफी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, और रिसर्च रिपोर्ट में कैसे ये काम करता है। हेल्प दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, ये मदद करता है जो बाद के रिसर्च में इंटरेस्टेड है। सो द वास्ट नॉलेज ऑफ रिसर्चर, आप ज्यादा बिब्लियोग्राफी लिखोगे मतलब आप बहुत ज्यादा जानते हो। मेक्स अ रिपोर्ट ऑथेंटिक, ये ऑथेंटिसिटी को बताता है। इज एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, मतलब कि लिखना बराबर है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन बिब्लियोग्राफी का सही मतलब है। ठीक है, देखिए जब भी हम बिब्लियोग्राफी यूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि हम लिटरेचर रिव्यू इसलिए करते हैं क्योंकि लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं,
अगर हम कोई चीज पढ़ें, उसको हमने बिब्लियोग्राफी में नोट डाउन किया, अगर मुझे रिसर्च करना है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक पार्ट को लिखा, अगर फॉर एग्जाम्पल दूसरा जो रिसर्चर है वो देखेगा कि क्या मैंने जो बोला वो सही है कि नहीं और उसमें क्या ऐड किया जा सकता है, तो बिब्लियोग्राफी में जाकर के ढूंढ सकता है कि किस लिटरेचर के आधार पर मैंने ये बोला है। तो बिब्लियोग्राफी क्या करता है, फर्दर रिसर्च यानी बाद की रिसर्च में दूसरे को मदद करता है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू के आधार पे आप गैप देखते हो और गैप आप सोर्स देखते हो कि क्या मैंने ऑथेंटिक सोर्स का यूज किया है कि नहीं, किस किस लिटरेचर के आधार पे मैं ये आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ और क्या मैंने उस लिटरेचर को पढ़ने में कोई गलती की है या फिर मैंने सिर्फ अपना नजरिया शेयर किया है। तो इस आधार से आपको फर्दर रिसर्च करने में मदद करती है। देखिए, अगर जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा लिटरेचर लिख रहे हो, इट मीन्स कि आप ज्यादा नॉलेज आप मेंशन कर रहे हो बिब्लियोग्राफी में 90 बुक 100 बुक पढ़ के आपने लिखा है, इट मीन्स यू हैव वास्ट नॉलेज। इसका मतलब तो ये है ना कि आपको एक पेपर लिखने में 90 लोगों की जरूरत पड़ी। अब कोई जो बंदा है वो एक पेपर लिख रहा है बिना 2-3 बुक को पढ़े, इट मीन्स कि उसकी अपनी नॉलेज ज्यादा है। तो इट डजंट मीन कि आपकी वास्ट जो है ना बिब्लियोग्राफी शो करेगा आपकी वास्टनेस ऑफ नॉलेज को, सो इट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रहा है, रिपोर्ट ऑथेंटिक। जरूरी नहीं है कि आप जो है ना, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप बिब्लियोग्राफी का यूज करो, वो शो करता है कि आपने प्लेजरिज्म जो भी आपने लिखा उसको क्रेडिट दिया है। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं ऑथेंटिसिटी की, ठीक है, तो ऑथेंटिसिटी इज इंपॉर्टेंट बट सोर्स डजंट मीन। बिब्लियोग्राफी में मान लीजिए कि आपने बहुत सारे लिखे, तो ये आपका एक्चुअल रीजन नहीं है। एक्चुअल रीजन यही है कि आप दूसरे की मदद कर रहे हो फर्दर रिव्यू के लिए। इट्स ऑप्शनल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, ये एक ऑप्शनल पार्ट है, आप इसको छोड़ सकते हो या फिर ऐसा नहीं है। बिब्लियोग्राफी इज द मस्ट, दैट्स ये आपको क्या करता है, प्लेजरिज्म से बचाता है। ठीक है, तो आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है 1। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंसेस रिटेन एज पर द एमएलए। देखिए, मुझे पता है कि आपको ये सारे सही लग रहे होंगे, बट मैं चाहती हूं कि मैं इसको ना हिंदी में इंग्लिश में करूं और फिर उसके बाद आप देख के बताइए, थोड़ी सी माइन्यूट इसमें ये है और आप इसको देख के बताइए कि कौन सा सही है। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक। ये है आपका, ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बता रहे हैं कि इसमें से कौन जो है वो एमएलए साइटेशन के बारे में बात कर रहा है। देखिए, जब मैंने आपको एपीए और एमएलए के बारे में बताया था तो मैंने एक चीज बताया था कि एपीए और एमएलए में अंतर यही होता है। अच्छा ठीक है, आपने देखा इसको, एक बार चेक कीजिए फटाफट। आपको सब सही लग रहे होंगे मुझे पता है, बट देयर इज स्लाइट, आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको यहाँ पे अंतर दिखेंगे। क्या है अंतर, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ऐसा कभी आपने देखा है क्या? फिर उसके बाद आप ये देखिए इसमें क्या अंतर है, हॉल डोनाल्ड। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू दिल्ली, यहाँ पे ये ब्रैकेट, इज दिस हैपन एनी टाइम? यहाँ पे देखिए ये आपको सही लग रहा होगा कि एमएलए में क्या होता है। मैंने जब आपको एमएलए साइटेशन की बात की थी तो यहाँ पे ऑथर का नाम और किस पेज नंबर से आपने लिया है वो यहाँ, फॉर एग्जांपल मैंने 29 पेज नंबर से लिखा है। जब हम एपीए की बात करते हैं तो एपीए में मान लीजिए कि ऑथर का नाम और यहाँ पे ईयर का नाम होता है 2021। ठीक है, और आपका जो ये होता है यहाँ पे एमएलए में जो ईयर होता है वो बाद में आता है और एपीए में जो पेज नंबर होता है वो बाद में आता है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। लेकिन हम देखें यहाँ पे ये भी सही लग रहा है आपको, ये भी सही लग रहा है, ये दोनों सही है, ए और डी। तो अगर मान लीजिए कि आपने आंसर ए और डी दोनों दिए, दोनों सही है। अब मैं चाहती हूं कि आप इसको देखिए, ये होता है एक बढ़िया सा एमएलए साइटेशन। ठीक है, एमएलए साइटेशन कुछ इस तरीके से होता है कि आपने क्या किया, ऑथर का नाम लिखा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ऑथर का नाम लिखा, कॉमा डाला, फिर उसके बाद ये लास्ट नेम है, ये शुरुआत वाला नाम है, और फिर उसके बाद आपने क्या लिखा, टाइटल का नाम लिखा। टाइटल के नाम लिखने के बाद ही आपने क्या किया, ईयर यहाँ पे आ रहा है, पेज नंबर यहाँ पे आ रहा है, जर्नल्स का नाम यहाँ पे आ रहा है, और उसके बाद आपने डीओआई नंबर डाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, एमएलए साइटेशन का यूज करते हो। जब हम एपीए की बात करते हैं तो ये जो ईयर है ये यहीं पे आ जाता है।
ठीक है, तो ये बेसिक अंतर होता है जब आप एमएलए और एपीए साइटेशन की बात करते हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। मुझे पता है इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि मैं 20 क्वेश्चन एक ही ये स्लाइड में दिखा दूं, बट ये भी है कि मैं नहीं चाहती कि आपको ऐसे ही पेरिफेरी में मैं ए का बी का सी ऐसे मैं नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि अगर आप इस यहाँ से कुछ पढ़ के जा रहे हो, यू शुड हैव सम आइडिया, आपके पास आइडिया होना चाहिए कि मेरा ये क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है, क्या कॉन्सेप्चुअल कमी रह गई है, क्योंकि यही रीजन होता है BYQ कराने का। ये नहीं कि आप बस आपको पता चल गया 10, उसके बीच में आपको पता होना चाहिए क्यों गलत है, क्या मुझे और पढ़ना है, किस तरीके से मुझे और डेवलप करना है। सो दैट्स द रीजन। और अगर मान लीजिए कि मैं 20 नहीं करा पाती हूँ, 10 ही करा पाती हूँ, दैट इज मोर गुड, क्योंकि एटलीस्ट मैं अपनी चीजों को मैं आपको पढ़ाना सिखा रही हूँ। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आप फिर से कर रहे हो, सो ये आपके लिए बेहतर होगा, आप PYQ लगाना सीखोगे। फिर इसके बाद क्या रहा, द टर्म OPCIT। देखिए ये फुल फॉर्म आपको बार बार पूछा जाता है, पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नेट में। फुल फॉर्म क्या हो गया, ठीक है, इट ऑल का मतलब क्या है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। OPCIT का मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑप का मतलब क्या होता है, अबव, ठीक है, साइट का मतलब साइटेड, सो एज साइटेड अबव, ठीक है। अपोजिट नहीं देखना, देखिए अपोजिट से बहुत लोगों को लगेगा ओपी मतलब अपोजिट, नहीं, ये नहीं है। above, इट इज एज साइटेड above। फॉर एग्जाम्पल जब आप ये लिखते हो ना, क्या बोलते हैं, फुटनोट लिखते हो, तो फुटनोट में क्या होता है, वर्ड को मिनिमाइज करने के लिए, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल उस शुरू में आपने साइटेशन दे दिया राम 2020 इस जर्नल से लिखा। अब देखिए बार बार यही जर्नल्स, फॉर एग्जाम्पल आपने फिर से वही सोर्स लिया, तो बार बार आप इसको थोड़ा ना साइड करोगे, नीचे लिख दोगे ऑफ साइट, मतलब ऊपर वाला ही जो लिखा है ना वही साइटेड है यहाँ पे भी। तो इस तरीके से आप वर्ड लिमिट को देखने में थोड़ा बढ़िया लगता है, दैट्स व्हाई वी यूज दिस वर्ड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगी क्योंकि मैं ज्यादा नहीं खींचूंगी वीडियो को, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रेस्ट ऑफ द 10 क्वेश्चन, बट ऑल दीज क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज बी क्लियर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ रिसर्च जर्नल्स, यानी कि एक अच्छे जर्नल्स की जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो कौन से इंडिकेटर का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए वर्ड आपने सुना होगा इम्पैक्ट फैक्टर, जब भी हम जर्नल ढूंढते हैं तो हम लास्ट में लिखा रहता है किसी का इम्पैक्ट फैक्टर 201 है, किसी का इम्पैक्ट फैक्टर 2T, किसी का 322 है, ठीक है। तो जिसका मतलब इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा है वो क्या है, एक अच्छा जर्नल से। और इससे हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि ये जर्नल्स बहुत अच्छा है, इसके बाद ये जर्नल्स है, इसके बाद 3। तो इस तरीके से आप एक जर्नल्स के बीच से दूसरे जर्नल्स के बीच में अंतर ढूंढते हो। तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, इट्स अ इंडिकेशन टू शो द क्वालिटी ऑफ द जर्नल। अब जी इंडेक्स क्या होता है, जी इंडेक्स ऑथर की एवरेज जो साइटेशन होती है उसको कहते हैं। एच इंडेक्स, सॉरी एच इंडेक्स आई थिंक, जी इंडेक्स क्या होता है, आपने फॉर एग्जाम्पल क्यूमुलेटिव, यानी कि आपने जो फॉर एग्जाम्पल आपने जितने भी साइटेशन किए उसका एवरेज कितने लोगों ने साइट किया, ठीक है। और I10 क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जो ऑथर 10 से ज्यादा मान लीजिए पब्लिश कर दिए वो इस रैंकिंग के तहत आते हैं। तो इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर आपकी ये दिखाता है कि आपने किस क्वालिटी का जर्नल्स, सॉरी कौन सा जर्नल सबसे बेस्ट है एज कंपेयर टू द अदर जर्नल्स। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बट मैं आपको छोड़े जा रही हूँ इस क्वेश्चन के साथ। एब इनिशियो, ये क्वेश्चन आ रखा है जस्ट लाइक ऑफ साइट। ab initio का मतलब क्या होता है, just attend this question and we will meet in the next class and discuss the answer of this question. Thank you and keep reading the research methodology.